जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 का विज्ञान का तीसरा लेक्चर है। हम लोग आज ये तीसरा वीडियो पर आ गए हैं रसायन विज्ञान क्लास 10 के विज्ञान में। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया क्या है। हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। इससे पहले आपको बताया गया था कि रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको तत्वों के रूप में लिखा जाता है, यानी उसको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र के रूप में निरूपित करना, प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण तो हो गया, लेकिन अब ये बात है कि उसको लिखा कैसे जाए। तो देखिए, लिखने की भी कई विधियां। देखिए, लिखने में क्या है कि जो अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? ये आपका है अभिकारक। और फिर ये अभिक्रिया करेगा और दाईं तरफ होता है उत्पाद। ये आपका प्रोडक्ट है। इसको रिएजेंट कहते हैं और उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो उत्पाद आपको बताया गया कि उत्पाद अभिकारक से बनता है। अभिकारक जो भी होगा उत्पाद उतना होगा। द्रव्य के जो है अविनाशिता के सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं कि तत्व का नाश यानी परमाणुओं का नाश नहीं होता है। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में उसके साथ में जुड़ जाता है, लेकिन परमाणु का नाश नहीं होता है। परमाणु अपने अस्तित्व को खोते नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक कहाँ लिखा जाता है? तीर से पहले लिखा जाता है और उत्पाद को। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक में जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं वह सदा किस में लिखे जाते हैं? आणविक रूप में लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट है, ये अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं। आप जानते हैं कि अणु और परमाणु अलग अलग चीज है। अणु तो जो भी आपके तत्व हैं वो तत्व के आणविक फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो परमाणुओं में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनको क्या लिखा जाता है? आणविक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अणु आणविक रूप में। इसका आणविक रूप होता है। अब देखिए, आणविक रूप में जो एक परमाणु से मिलकर के बनता है वो एक परमाणु होता है। अगर दो परमाणुओं से मिलकर के बना, जैसे द्विपरमाणु, देखिए द्विपरमाणु, द्विपरमाणु में कौन कौन से होते हैं? जैसे H2, Cl2, O2, ये सब अगर शामिल, अगर ये अभिक्रिया में आ रहे हैं तो ये चकेला नहीं होगा। H2 दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपके परमाणु है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक H2 अणु का निर्माण किया है। ठीक है, ये आपका एक अणु है। तो अभिकारक और उत्पाद में पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं, जो भाग लेते हैं, वो सदा किस रूप में लिखे जाते हैं? आणविक रूप में लिखे जाते हैं, अणु के रूप में लिखे जाते हैं। अगर दो परमाणु है तो दो अणु। एकाणुक है, एक परमाणु है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो कैसे लिखे जाएंगे? एक परमाणु होता है, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, तो सब कैसे लिखे जाएंगे? एक परमाणु है, यानी अणु तो है लेकिन एक ही परमाणु का बना है, तो इस रूप में लिखे जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो किस रूप में लिखे जाए? आणविक रूप में लिखे जाए। क्लियर? पहला पॉइंट नोट हुआ। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखिए जैसे अगर अभिकारक में एक से अधिक अणु उपस्थित है, जैसे मान लीजिए X है, Y है, Z है, एक से अधिक परमाणु है, तो इनके मध्य में क्या लगाया जाता है? प्लस का निशान। फिर जो इससे उत्पाद बनेगा वो बनेगा X, Y, ये तो बनेगा।
या आप इसको कैपिटल लिख दे तो वहां भी कैपिटल लिखना होगा, ये बनता है। और इसके मध्य में एक तीर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अभिकारक में जो प्रयुक्त पदार्थ है वह अगर एक से ज्यादा बनता है, एक से मतलब एक से ज्यादा भाग लेते हैं, तो उनके मध्य में प्लस का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, ये धन बी धन सी आ धन बा धन सा, या आप जब कोई तत्व लेंगे मतलब प्रमाण अणु लेंगे तो उनके मध्य में प्लस का निशान होगा। यहां पर भी उत्पाद में भी अगर एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो आपको ऐसा भी लिखना है x धन z, ऐसे भी आप कर सकते हैं इस तरह से ले। फिर देखिए अभिकारक, ये आपका अभिकारक हो गया, ये आपका उत्पाद हो गया, और उत्पाद के मध्य में ये तीर का निशान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तीर का। अब तीर का निशान या इसके स्थान पर बराबर का निशान लगा भी सकते हैं। ठीक है, बराबर यानी ये मतलब प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर क्रिया किस तरह से हुई है। अगर क्रिया हुई है तो इधर से यहाँ तक आपका अभिकारक होगा, और अब क्रिया करने के बाद जो लिखा जाएगा वह उत्पाद होगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हो गया ना? अगला देखिए क्या होता है। जैसे देखिए जो अभिकारक होता है, अभिकारक से ही उत्पाद का निर्माण होता है। बात ये आप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहां पर आपने क्रिया कराया, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखिए बात क्या आई कि अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए अभिकारक कौन है, तो अभिकारक है यहां से यहां। उत्पाद क्या है? ये है अभिकारक। क्या है? और इसे कहते हैं उत्पाद। अब द्रव्य के अविनाशिता के सिद्धांत के अनुसार होता है कि पदार्थ का हनन यानी नाश नहीं होता है। जितने पदार्थ अणु परमाणु इधर होते हैं उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए कि नहीं? अगर इनमें परमाणुओं की संख्या में अंतर होता है तो उसको समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं, यानी जो ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। अब असंतुलित को संतुलित करना, कहने का मतलब ये है कि अभिकारक में जितने परमाणु होंगे ठीक उतने ही परमाणु उत्पाद में होंगे। अगर इनके परमाणुओं में अंतर होगा तो वो असंतुलित होगा। अब आपको लिखना है, जानना है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधियां होती हैं, कई विधियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ विधि आपको बताया जाएगा जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे संतुलित, ये असंतुलित है तो इसको संतुलित कैसे किया जाए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब आ गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहला है अनुमान विधि। इस विधि से, अनुमान विधि से हम उसको देख करके बताते हैं कि भाई परमाणु इधर ये ज्यादा है, ये परमाणु कम है, तो इसको हम अनुमान लगा करके कर सकते हैं। जैसे देखिए अनुमान विधि में, तो अनुमान विधि बड़ी सरल है, बड़ी सिंपल है इसके अनुसार। दूसरा है आंशिक समीकरण। समीकरण को हम लिख लेते हैं, आंशिक समीकरण को अर्ध क्रिया को एक तरफ लिख लेते हैं, अर्ध क्रिया को एक तरफ लिख लेते हैं, फिर उसमें परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करते हैं। दूसरा है संयोजकता विधि। संयोजकता विधि से भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। इनके द्वारा भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक अनुमान विधि से किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो अनुमान विधि से किस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए ये है आपका HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3
का होल स्क्वायर प्लस H2। ये आपका एक असंतुलित समीकरण है और इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। ठीक है, इस समीकरण को आपको संतुलित करके दिखाया जाएगा। क्लियर? तो देखिए पहले क्या है, जैसे आपने दाल बनाया, दाल तो समझते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी है। देखिए ये दाल है, दाल को आप दाल लेते हैं, चाहे अरहर की दाल हो, मटर की दाल हो, दाल में आप पानी मिलाते हैं, फिर उसके बाद में पानी के बाद में इसमें नमक मिलाते हो, है ना, जो भी आपको मसाला डालना है वो डाल देते हो, फिर उसको बाद में क्या करते हो, इसको गर्म करते हो। इसको क्या किया जाता है, गर्म, हीट कर दिया जाता है। तो जब हीट कर दिया जाता है फिर आपकी ये दाल यहाँ पर बन जाती है ना। जैसे ही आप इसमें चखने बैठते हो, सपोज कीजिए कि आपने नमक नहीं डाला, ठीक है, आपने नमक भूल गए बाई चांस, तो दाल पानी और आपने पूरा फ्राई व्राई कर दिया, बढ़िया मस्त है, सब लगा दिया, जैसे भोजन लगा, और जैसे ही आप उसको लेकर के एक निवाला मुख में लेकर गए, जैसे तैसे आपको क्या होता, ये जबान यानी जीभ में स्वाद ग्रंथियां लगी हुई हैं, ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अरे छी छी छी, अरे नमक 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 नहीं, यानी अगर आपने यहाँ पर दाल में पानी में नमक नहीं मिलाया था तो यहाँ पर बाद में नमक नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर नमक आपने मिलाया है तो जो आपका प्राप्त हुआ है ये बिल्कुल दाल कैसी होगी, नमक वाली होगी। ठीक यही प्रकार होता है इसी की, बिल्कुल यही, जो भी चीज आप मिलाए हैं, अदरक मिलाया है, चाय बनाया है तो अदरक डाला है तो अदरक जैसा स्वाद आएगा, अगर आपने नहीं मिलाया, भूल गए, तो भूला हुआ स्वाद आएगा। क्लियर? मिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो चीज आप डालेंगे वो यहां नष्ट नहीं हो जाएगा, उसका अंश जरूर रहेगा। यह है अविनाशिता का सिद्धांत, और अविनाशिता में अलग से बना भी नहीं सकते। जैसे आपने यहां नमक नहीं डाला तो ऑलरेडी यहां पर नमक डला हुआ नहीं होगा, आपको नमक डालना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, या तो सॉल्टेड वाटर हो आपका। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर आपके तीर से यहां पर देखिए कौन कौन से पदार्थ लगे हुए हैं, ये चीज लगे हुए, तो अब आपको देखना है कि इसमें मुख्य चीज पॉइंट क्या है कि यहां से यहां तक जो चीज है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्लियर? ये आपका है अभिकारक, और तीर के बाद में जो चीज है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। बहुत ध्यान से समझिएगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अभिकारक है और ये उत्पाद। क्लियर? अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से अणु ने भाग लिया है अभिकारक। तो अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे उनकी संख्या को नोट कर लीजिए, और उत्पाद में जितने अणु भाग लिए उनकी भी संख्या को नोट कर लीजिए। फिर आप टैली कीजिए, टैली करने के बाद में जिनकी संख्या सबसे कम हो या जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो उसको आप एक संख्या को बराबर करना शुरू करें और अल्टीमेटली पूरे के पूरे संख्या आपको बराबर दिखेगी। क्लियर? आइए देखिए पहला चरण क्या है, पहला पॉइंट ये होता है कि जितने भी परमाणु हैं इनको क्या कर देना चाहिए, इनकी, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या होता है कि अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं इनको क्या कर देना चाहिए, नक्शे को बक्से में बंद कर दो, इनको अंडर ब्रैकेट कर दो। ये चीज ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया ना। पहला पॉइंट यही करना है, जितने भी आपके सम्मिलित हैं सबको बंद कर देना है। बंद कर दिया ना, किवाड़ बंद कर दिया। अब देखो क्या होता है, अब अभिकारक में यानी इसको LHS लिख सकते हो और इसको उत्पाद या RHS लिख सकते हो। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें जो मतलब जो तत्व हैं उनकी संख्या, तत्व और संख्या लिख लीजिए, और इधर भी जो सम्मिलित तत्व हैं और उनकी संख्या लिख लीजिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन है, यहां भी है, यहां भी है, तो हाइड्रोजन की संख्या लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। फिर हाइड्रोजन के बाद में देखिए NO3 यहां है, NO3 यहां भी है,
यानी एक तत्व है नाइट्रेट, NO3 भी जुड़ा है। फिर उसके बाद में कैल्शियम जुड़ा है, और फिर उसके बाद में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ये इतने चीज जुड़े हैं, हाइड्रोजन, NO3, फिर कैल्शियम, हाइड्रोजन आपने यहां लिखा है, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी यही चीज जुड़ा है, हाइड्रोजन, NO3, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इतनी चीजें जुड़ी है। अब संख्या में कितनी है देखिए यहां पर, देखिए OH का होल ट्वाइस है तो 2 यहां हो गया और एक यहां 3। हाइड्रोजन कितना है 3, नाइट्रेट कितना है NO3 1, कैल्शियम कितना है 1, वो कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहां पर भी देखिए वही चीज है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं यहां पर H2 है तो 1 मतलब 2 ही है, नाइट्रेट कितने हैं यहां पर 2, कैल्शियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अंतर क्या है, यहां पर नाइट्रेट 1 है और यहां पर नाइट्रेट 2 है, यानी NHS में कमी है, कहां पर अभिकारक में कमी है, नाइट्रेट यहां पर 1 है NO3 और यहां पर NO3 कहां जहां है कहां कितने हैं 2 है। तो क्या करोगे भाई, ये संख्या कैल्शियम की संख्या बराबर है, ठीक है, 1 2 को मात्र, जहां हाइड्रोजन 2 है ये 3 है, यहां पर 2 है, तो नाइट्रेट को लेकर के चलते हैं। नाइट्रेट देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 2, तो 2 है तो उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संख्या में कम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो संख्या यहाँ पर NO3 2 है, तो जहां पर भी यहाँ पर NO3 होगा 1, वहां पर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पर भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो NO3 यहाँ पर देखेंगे आप कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करने का मतलब पहले ब्रैकेट में कर दिया गया कि ये आगे लगेगा, अब 2 से यहां मल्टीप्लाई हो गया ना, यहां से आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब 2 यहां पर लग गया नहीं, ये 2 लग गया। अब जब 2 यहां पर लग गया तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या भी, अब देखिए इसीलिए ब्रैकेट के पहले जो संख्या लगी अब ये इतने गुना हो गया, हाइड्रोजन भी 2 गुना हो गया, NO3 भी 2 गुना हो गया, क्लियर। तो यहां पर देखिए 2H हो गया, H कितना था 2, तो 2H यहां था और 2H यहां, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई यहां पर 2 से बढ़कर क्या हो गई 4 हो गई ना। हम और नहीं लिखते, इसी में आपको समझा देते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 यहां और 2 यहां 4, नाइट्रेट की संख्या कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 2, कैल्शियम में कोई तब्दीली आपने की नहीं है ये, और ऑक्सीजन में आपने कोई तब्दीली नहीं किया, ये है 2, क्लियर। अब बात यहां पर आ गई, जब हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 4 हो गई, नाइट्रोजन की संख्या आपकी कितनी हो गई, नाइट्रेट की संख्या हो गई 2, यहां पर संख्या में देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। अब यहां पर क्या करना होगा, हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी है 4 और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, जहां पर इधर हाइड्रोजन है अगर वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो 2 4 हो जाएगा, और तो संख्या को काटना नहीं है, ठीक है, ये तो संख्या आपकी। तो जहां पर यह हाइड्रोजन है, तो जहां पर हाइड्रोजन कहां है, यहां है, ठीक है, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन है, तो यहां पर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। अब देखो नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट कितने हैं 2, ये हो गया, कैल्शियम कितना है 1, और ये देखिए आपका हाइड्रोजन कितना है आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 यहां पर देखिए है, लेकिन 2 आगे लग गया तो इसका मतलब ये हो गया 2, भाई ये भी तो गुणा हो गया, तो ये भी हो गया 2। अब देखो, अब हाइड्रोजन की संख्या आपकी कितनी हो गई 4, तो यहां पर भी 4, नाइट्रेट की संख्या 2 तो यहां पर भी 2, कैल्शियम की संख्या 1 तो यहां पर भी 1, और ऑक्सीजन की संख्या 2 तो यहां पर भी 2। अब इसका जो बैलेंस समीकरण आया वो आपका आया संतुलित समीकरण, ठीक है, इसी प्रकार से संतुलित समीकरण कर लेते हैं। अब जब हम अंतिम में आएंगे तो इस चीज को आप हटा देंगे, ठीक है, ये चीज हट गया, यानी ब्रैकेट हट गया और आपका संतुलित समीकरण मिल गया, देखो मिल गया नहीं। देखिए क्लियर, ये 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2,
ये आपका संतुलित समीकरण है। समझ आया? फिर हम अगर ये समझ में आया हो तो आप कमेंट करें और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।